अभी तक हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में जो है काफ़ी डिस्कशन किया था, एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी बता रहे थे। तो उसमें जो है पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और दूसरा जो होता है एमजी पर एमएल या फिर मोल्स पर लीटर। ये जो है एक्सप्रेशन करने का तरीका है हमारे पास, इस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे वेज हैं, वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशंस ऑफ ए सॉल्यूशन। कैसे कैसे, जैसे मास परसेंटेज में हम करते हैं। सबसे पहले मास परसेंटेज को देख लेते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कोई, मान लीजिए ए है, उसका जो है मास परसेंटेज निकालना है, तो उसके लिए हम करते क्या हैं, मास ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मतलब जो ए है, जो सॉल्यूट है, उसका जो मास है सॉल्यूशन के अंदर, और जो टोटल मास है सॉल्यूशन का इनटू 100, मतलब मास ऑफ ए इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस तरीके से हम परसेंटेज मास निकाल पाते हैं किसी जो है एक सॉल्यूट का। दूसरा जो होता है कि ppm इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ ए इन सॉल्यूशन, मास ऑफ ए इन सॉल्यूशन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ppm इज इक्वल टू मास ऑफ ए इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 6। ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसी में जो है एक आता है ppb, पार्ट्स पर बिलियन, मास ऑफ ए इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू पावर 9। ये जो तरीका होता है, इससे जो है हम ppb निकालते हैं या पार्ट्स पर बिलियन निकालते हैं। इसके बाद से जो है मोल फ्रैक्शन आता है। इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं, जैसे एक्स ए है तो इसको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उस मोल फ्रैक्शन जैसे एक्स से डिनोट करते हैं, और कोई ए है उसका जो है अननोन है, उसका जो है हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो एक्स ए इज इक्वल टू मोल ऑफ ए के कितने मोल्स हैं उसको डिवाइड करते हैं टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन, उसका टोटल मोल सॉल्यूशन में कितना है उसे डिवाइड करते हैं। या फिर एक्स ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ए का मतलब मैंने पहले बताया सॉल्यूट से मतलब कोई ड्रग है उस वो ए है ना, तो ए जो है वो सॉल्यूट है। तो एक्स जो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब केवल जो है सोलूट का मोल लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं सोलूट के मोल प्लस सॉल्वेंट की मोल से, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाता है। इसके बाद से आता है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। मोलैलिटी निकालने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो ये है, मोल्स ऑफ सोलूट, सोलूट का कितना मोल है, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में जो सॉल्वेंट है वो उसको जो है डिवाइड करने के लिए। क्या है कि चूंकि मोल जो होता है या मास जो होता है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक। इसके बाद से हमारे पास जो आता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो डिस्क्रिप्टिव टर्म होते हैं, वेरी सॉल्युबल लेस देन 1, या फ्रीली सॉल्युबल फ्रॉम 1 to 10, सॉल्युबल का मतलब 10 to 30, स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब 30 to 100, स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब 100 to 1000, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब 1000 to 10,000, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल और इनसॉल्युबल का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। ये होता है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टर्म्स होते हैं, और जो पार्ट्स होते हैं सॉल्वेंट का वो जो है इस तरीके से हम जो है डिनोट करते हैं।
उसके बाद से जो है सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं सबसे पहले अलग किए जाते हैं एक दूसरे से, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर since energy must be absorbed to overcome the forces of attraction between solid particles. This process is endothermic. एंडोथर्मिक की बात मैंने कल किया था कि सबसे पहले जो होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से अलग किए जाते हैं, जितना फ्री फ्लोइंग होगा उतनी ही अच्छी जो है उसकी सॉल्युबिलिटी आएगी। ये प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक होती है। और इसमें जो है सबसे पहले जो चिपके हुए पार्टिकल्स होते हैं, चिपके हुए पार्टिकल्स को हमें सेपरेट करना होता है, ठीक है। उसके बाद से जो दूसरा स्टेप होता है उसमें जो है हम क्या करते हैं कि ये तो हमारे पास जो है उसके बाद बल्क में लेते हैं, ज़्यादा मतलब सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा लेते हैं, उनको जो है सेपरेट करने का काम करते हैं। अगर दो तरह के हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो भी उसमें ऐसा काम करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स सराउंड जो मतलब वो होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स सराउंड द अटैच देमसेल्फ टू सॉलिड पार्टिकल्स। क्या होता है कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, घेरते हैं चारों तरफ से सॉलिड के पार्टिकल्स को और उनसे अटैच होते हैं। फिर जो है ये जो अट्रैक्शन होती है वो एनर्जी रिलीज करती है जब आयनिक या कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स को जो है घेरते हैं, सराउंड करते हैं। फिर जो है उनके बीच में जो है क्या होता है, अट्रैक्शंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। कब रिलीज करते हैं, जब आयनिक या फिर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी ये नहीं होती है, इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज होती है और इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। अब क्या एनर्जी चेंज होती है सॉल्यूशन में, वो देख लेते हैं कि एनर्जी चेंजेस इन सॉल्यूशन। तो जो इसको जो है एंथैल्पी चेंज, जैसा मैंने कल बताया था कि टू डिटरमाइन द एंथैल्पी चेंज वी डिवाइड द प्रोसेस इनटू 3 स्टेप्स। 3 स्टेप में जो है प्रोसेस को डिवाइड करते हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं, किसका, सॉलिड पार्टिकल्स का सेपरेशन करते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि जो है सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू मेक होल्स। जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उसमें जो है हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं ताकि उसमें होल्स का फॉर्मेशन हो। तीसरे स्टेप में करते क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंटरेक्शंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तीसरे स्टेप में फॉर्मेशन होता है, नए इंटरेक्शन का फॉर्मेशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो ये हमारे पास जो है 3 स्टेप। जो सॉल्वेशन होता है वो जो है क्या, कैसे उसको डिफाइन करें, सॉल्वेशन इज व्हेन नो पार्टिकुलर सॉल्वेंट इज मेंशन। जब कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट जो है मेंशन नहीं होता है और सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं तब उनको कहा जाता है कि ये सॉल्वेटेड है, ठीक है। जब कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट मेंशन नहीं होता है तो जो हमारे पास सॉल्यूट होते हैं वो जो है सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनको सॉल्वेटेड पार्टिकल्स कहा जाता है। हाइड्रेशन तब होता है जब हमारे पास सॉल्वेंट में वाटर होता है, ठीक है। हाइड्रेशन तब होता है जब हमारे पास वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और तब सॉल्यूट पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कहते हैं। सॉल्वेटेड में जो है जब कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट मेंशन नहीं होता है तो सॉल्यूट को हम जो है सॉल्वेटेड कहते हैं। और जब
जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है, तब उसके सोल्यूट को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड कहते हैं। अब जो है हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेल्टा एच सॉल्यूशन का क्या होता है, द सम ऑफ ऑल डेल्टा एच फॉर 3 स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। मतलब जो तीनों जो स्टेप हमने बताए उनका जो डेल्टा एच होता है, जो हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है, एंथैल्पी होता है, वो जो है उनका जब हम सम लेते हैं तब हमें जो है क्या होता है, हीट ऑफ सॉल्यूशन मिलता है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा एच सॉल्यूशन का लेते हैं इज इक्वल टू डेल्टा एच स्टेप 1 प्लस डेल्टा एच स्टेप 2 प्लस डेल्टा एच स्टेप 3। तो ये एक्जोथर्मिक होता है क्योंकि डेल्टा S3 जो होता है इज ग्रेटर देन होता है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा S2। ठीक है, तो डेल्टा एच सॉल्यूशन का जो होता है वो इसके इक्वल टू होता है डेल्टा एच स्टेप 1 प्लस डेल्टा एच स्टेप 2 प्लस डेल्टा एच स्टेप 3। इसको कैसे करते हैं कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट लेते हैं, तो जो नेट एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो गया। दूसरा डेल्टा H1 जब लगता है तो सॉल्वेंट प्लस सेपरेटेड सोल्यूट पार्टिकल्स वहाँ पे दोनों होते हैं। डेल्टा S2 जब लगता है तब सेपरेटेड सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्लस सेपरेटेड सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं। मतलब कि अब जो है आपका डेल्टा S3 जो है इस तरीके से जो है मिलता है, मतलब सेपरेटेड सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्लस सेपरेटेड सोल्यूट पार्टिकल्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉल्यूशन। ये होता है स्टेप। उसके बाद से एंडोथर्मिक की बात करते हैं। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि जो डेल्टा S3 होता है वो लेस देन डेल्टा H1 प्लस डेल्टा S2। इसमें भी ऐसे होता है कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, पहले स्टेप में क्या होता है डेल्टा H1 लगता है, ये सॉल्वेंट प्लस सेपरेटेड सोल्यूट पार्टिकल्स में चेंज होते हैं। उसके बाद से डेल्टा S2 लगता है, इसमें सेपरेटेड सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्लस सेपरेटेड सोल्यूट पार्टिकल्स में चेंज होते हैं। और वहाँ से डेल्टा S3 जब लगता है तो इस सोल्यूशन में कन्वर्ट होते हैं। और जो डेल्टा H होता है उसके लिए क्या होता है कि जो सोल्यूशन है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट से जो है डायरेक्टली जो सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है, दोनों का जो डिफरेंस आता है वही जो है नेट एंडोथर्मिक प्रोसेस की जो है वो एनर्जी जो है कैलकुलेट हो जाती है। अब जो है जो एनर्जी टर्म्स है फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वो इस तरीके से है कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सोल्यूट होते हैं, उनके लिए डेल्टा H1 जो होती है वो लार्ज होती है। डेल्टा H2 जो होता है वो भी लार्ज होता है। डेल्टा S3 होती है वो लार्ज तो होता है बट नेगेटिव होता है। डेल्टा H सॉल्यूशन जो होता है वो स्मॉल होता है। आउटकम जो आता है उसमें सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, मतलब सॉल्यूशन फॉर्म होती है। हमने क्या क्या पोलर सॉल्वेंट और पोलर सोल्यूट जब दिया तो जो डेल्टा H1 और डेल्टा H2 था दोनों लार्ज था। डेल्टा S3 जो थी वो लार्ज थी बट नेगेटिव थी। और डेल्टा H सॉल्यूशन का जो था वो स्मॉल था। तो जो आउटकम हमारे पास निकल के आया उसमें सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। दूसरी में क्या देखते हैं, पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सोल्यूट। पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सोल्यूट। यहाँ पे डेल्टा H1 जो होता है वो स्मॉल होता है। डेल्टा S2 जो होता है वो लार्ज होता है। डेल्टा S3 जो होता है वो स्मॉल होता है। जो डेल्टा H सॉल्यूशन का होता है लार्ज होता है और पॉजिटिव होता है। जब लार्ज होता है पॉजिटिव होता है तो यहाँ सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तीसरे में क्या होता है, तीसरे कैटेगरी में क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सोल्यूट होता है।
तो जो डेल्टा H1 होता है वो स्मॉल होता है, डेल्टा H2 जो होता है वो भी स्मॉल होता है, डेल्टा H3 जो होता है वो भी स्मॉल होता है, डेल्टा H सोल्यूशन का जो होता है वो भी स्मॉल होता है, इसमें भी सोल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। मतलब पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सोल्यूट है तो भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सोल्यूट है तो भी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है और पोलर सोल्यूट है, इसमें क्या होता है कि डेल्टा H1 जो है वो लार्ज होता है, डेल्टा H2 जो है वो स्मॉल होता है, डेल्टा H3 जो है वो स्मॉल होता है, और डेल्टा H सॉल्यूशन का जो होता है वो लार्ज होता है और पॉजिटिव होता है। तो जो आउटकम निकल के आता है उसमें जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। मतलब आपने पूरा जो है देखा कि जब पोलर सॉल्वेंट और पोलर सोल्यूट जब ले रहे हैं तो जो डेल्टा H सॉल्यूशन का है वो स्मॉल है, जो डेल्टा H सॉल्यूशन का है वो स्मॉल है, तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। जब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सोल्यूट ले रहे हैं उस टाइम पे भी जो है हमारे पास डेल्टा H सॉल्यूशन का जो है वो स्मॉल है, फिर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रहा है। जो पोलर सॉल्वेंट है नॉन पोलर सोल्यूट है वहाँ पे जो डेल्टा एच सोल्यूशन का है वो जो है लार्ज है, पॉजिटिव है, तो वहाँ पे सोल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सोल्यूट है, वहाँ पे भी जो डेल्टा एच सोल्यूशन का है वो लार्ज है और पॉजिटिव है, यहाँ पे भी सोल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। मीन्स हमें अगर सोल्यूशन का फॉर्मेशन करना है तो हमारे लिए जो डेल्टा एच सोल्यूशन का है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे स्मॉल हो रहा है। दूसरी चीज़ कि जो हमारे पास डेल्टा H1, H2 और H3 है ये जो है कैटेगरी वाइज चेंज हो रहा है, कैटेगरी वाइज चेंज हो रहा है। जहाँ जैसे कि आपने देखा कि डेल्टा H1 जो है पोलर सॉल्वेंट और पोलर सोल्यूट के लिए जो है लार्ज है, और पोलर सॉल्वेंट और पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सोल्यूट के लिए भी लार्ज है। दो जगह पे डेल्टा H1 लार्ज है, पहली कैटेगरी पोलर सॉल्वेंट और पोलर सोल्यूट, और चौथी कैटेगरी नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सोल्यूट, दोनों जगह डेल्टा H1 जो है लार्ज है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में दूसरी बात क्या है कि जो हमारे पास डेल्टा H2 है वो जो है हमारे पास पोलर सॉल्वेंट और पोलर सोल्यूट में लार्ज है, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सोल्यूट में लार्ज है। बाकी नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सोल्यूट में स्मॉल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट पोलर सोल्यूट में भी स्मॉल है। तो ये जो है डिफरेंस आ रहा है। जो थर्ड है डेल्टा H3 वहाँ पे जो है जो पोलर पोलर सॉल्वेंट और पोलर सोल्यूट है वहाँ पे जो है लार्ज है और निगेटिव है, बाकी तीनों में स्मॉल है। तो हमारे पास जो रिजल्ट ये आ रहा है कि जहाँ पे जो है हमारी डेल्टा एच सोल्यूशन की है लार्ज है, पॉजिटिव है, वहाँ पे सोल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और जहाँ पे स्मॉल है वहाँ पे ही सिर्फ सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर है, जैसे अभी हमने बताया ये पोलर और नॉन पोलर उनका नेचर ही होता है, तो जो है किस नेचर के हैं उसी पे जो है डिपेंड करता है कि जो भी ड्रग है उस जो भी सॉल्युबिलिटी है वो किस तरह की होगी, ये डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट पोलर है, नॉन पोलर है, सोल्यूट पोलर है या नॉन पोलर है। दूसरी चीज़ की क्या है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे जो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुछ ऐसे हमारे पास ड्रग्स होते हैं कि जो कि थोड़े कम सॉल्युबिलिटी होती हैं, उनको भी जो है हम जब हीट करते हैं तो उसमें सॉल्युबलाइज होने लगते हैं, या फिर सैचुरेशन के बाद जब हीट करते हैं सुपर सैचुरेशन तक जाने के लिए तो हम हीट करके जो उसमें कुछ पोर्शन और जो है डिजॉल्व कर सकते हैं। जो थर्ड है वो है प्रेशर।
प्रेशर जो होता है केवल गैसेस जो होती हैं, गैसेस के लिए जो है ये अप्लाई होता है, और कहीं पे इसका जो है एप्लीकेशन नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ सॉल्यूट, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, मतलब पार्टिकल साइज जितना कम होगा, सरफेस एरिया उतना ज़्यादा होगा। और ये जो है इस तरीके से, जो अगर सरफेस एरिया बहुत कम है तो भी जो है टाइम टेकिंग होता है, टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। फिर जो है अगला जो फैक्टर है वो क्रिस्टलिनिटी हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ सोल्यूट। ये कुछ सोल्यूट जो होते हैं क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं, वो जल्दी डिजॉल्व नहीं होते हैं। या फिर हाइड्रोफोबिसिटी होती है, वाटर हीटिंग सोल्यूट होते हैं, वाटर हीटिंग पार्टिकल्स होते हैं, तो उनमें भी जो है जो ये भी एक फैक्टर होता है जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। अगला जो फैक्टर है वो स्टेट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सोल्यूट। जैसे वीक, कल मैं बात कर रहा था वीक, अगर कोई वीक एसिडिक या वीक बेसिक ड्रग है तो उनका जो आयनाइजेशन जल्दी हो जाता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी वो भी अफेक्ट करता है। अगला जो है इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना ये होता है कि जो हमारी ड्रग जो है वो किस तरह की ड्रग है, एसिडिक नेचर की है या अल्कलाइन नेचर की है, और वो जिस मीडियम में उसको डिज़ोल्व करना है, सॉल्युबलाइज करना है, वो किस तरह का मीडियम है, वो एसिडिक मीडियम है या अल्कलाइन मीडियम है। अगर pH 7 से कम है तो वहाँ पे जो है ड्रग की भी कम है और सॉल्वेंट की भी कम है, तो थोड़ा सा आसानी रहता है, क्योंकि मीडियम सेम रहता है तो वहाँ पे जो है वो डिज़ोल्व होने का चांसेस ज़्यादा हो। जैसे कि हम लोग जैसे एसिडिक मीडियम में एक तरह से कहते हैं कि एसिडिक मीडियम की ड्रग जो है, एसिडिक नेचर की ड्रग जो है एसिडिक मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ पीके ऑफ द ड्रग, ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। या फिर कॉमन आयन इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से भी जो है ये सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, उसकी वजह से भी जो है सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट करता है वो भी। पहला इसमें देख लेते हैं नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब दो सब्सटेंस सिमिलर हों, है ना, जब दो सब्सटेंस ऐसे हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टी के हैं, उनको जो है एक दूसरे में डिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पोलर सॉल्यूट हुआ, उसको जो है पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया जा सकता है। नॉन पोलर सॉल्यूट हुआ, उनको जो है हम क्या करते हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देते हैं, अभी हमने बताया। तो इसको लाइक डिजॉल्व लाइक कहते हैं, एलडीएल कहते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब सेम टाइप के जो अगर सेम नेचर के सोल्यूट और सॉल्वेंट है तो उनको डिजॉल्व किया जा सकता है। मतलब क्या होता है कि जब दो लिक्विड्स को एक दूसरे में डिजॉल्व किया जाता है, तो अगर वो डिजॉल्व हो जाते हैं मीन्स उनके जो है पोलैरिटी जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच कर रही है, और जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है एक दूसरे को जो है अटैच कर रहे हैं और एक दूसरे में डिजॉल्व हो रहे हैं, इस तरीके से। दूसरा है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो चार्ज आयन जो है, जो चार्ज आयन से मिलकर से बने होते हैं, या पोलर सिमिलर होते हैं, पोलर कंपाउंड्स के सिमिलर होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। या फिर जो मोलर सॉल्युबल, या फिर किसी पोलर सॉल्वेंट में जो है उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी हो रही है या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट से ज़्यादा अच्छी हो रही है, तो वहाँ पे इस तरीके से देख लेते हैं कि एक तरफ सोल्यूट लेते हैं पोलर, नॉन पोलर और आयनिक, दूसरी तरफ पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। अगर हमारे पास सोल्यूट पोलर है और जो है पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें सॉल्युबल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें इनसॉल्युबल है। दूसरी चीज़ कि अगर नॉन पोलर सॉल्यूट ले रहे हैं तो वो जो है पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है।
अगर हम आयनिक ले रहे हैं तो आयनिक जो है पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर। जो भी गैसेस के सॉल्यूशन होते हैं लिक्विड के अंदर, जो भी गैसेस होती हैं लिक्विड के अंदर, वो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो टेम्परेचर द्वारा अफेक्ट किया जाता है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी जो गैस की होती है वो लिक्विड के अंदर वो डिक्रीज होने लगती है। जो टेम्परेचर जैसे जैसे इन्हांस करता है, इंक्रीज करता है, जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की लिक्विड के अंदर वो जो है डिक्रीज होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉल्यूट गैस की वो बढ़ जाती है ना। जो सॉल्यूट गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है और गैस इस्केप कर जाता है, मतलब इस्केप कर सकता है। तो इसकी वजह से जो है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की किसी लिक्विड के अंदर वो घटने लगती है। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होता है टोटल अपोजिट होता है। जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होता है वो टोटल अपोजिट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होने लगती है। अभी जैसे गैस की बात की तो गैस का सीधा ही उल्टा है। गैस में टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब गैस इन लिक्विड होता है तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होने लगती है। और जैसे सॉलिड इन लिक्विड में होता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो है टेम्परेचर की बढ़ने के साथ साथ इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिसमें जो है ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? जब सोल्यूशन बन जाता है तो टेम्परेचर का अफेक्ट कैसे करता है सोल्यूशन को? जब टेम्परेचर जब भी टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स while you mix solute and solvent raising the temperature will increase solubility। जब आप सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर रहे होते हैं उस टाइम टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप जो है टेम्परेचर को न्यूट्रल रखे हैं, टेम्परेचर जो है मिनिमम है या फिर इनसिग्निफिकेंट है, मिनिमम है, तो जो अफेक्ट आएगा वो जो है इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो चुका है, ठीक, अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का मिक्स कर चुके हैं, सोल्यूशन बना चुके हैं, जब जो है अगर हम जो है टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। प्रेशर का क्या है? जब प्रेशर बढ़ाते हैं, किसी सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है उसके अंदर वो बढ़ जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर जो होती है गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक को जो है बढ़ा देती है, किससे? जो सरफेस है उस पर, और सॉल्यूशन के अंदर ये जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ जाते हैं। मतलब जो प्रेशर होता है, प्रेशर इंक्रीज करने के बाद जो है मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में वो रहते हैं उसके सरफेस पे, और जो है उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं। जो हेनरी लॉ सॉल्युबिलिटी है, हेनरी लॉ है, तो उसमें जो है जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एबव द लिक्विड।
जो हेनरी लॉ है वो ये कहती है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसी लिक्विड के ऊपर। ये जो है हमारा हेनरी लॉ है। हेनरी लॉ क्या कहता है कि P इज इक्वल टू के एच सी। P जो होता है वो पार्शियल प्रेशर होता है, KH जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, C जो होती है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट होती है किसी सॉल्यूशन के अंदर। हेनरी लॉ एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है इसको भी हम देखते हैं कि जो कार्बोनेटेड वाटर होता है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। जैसे बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं कार्बोनेटेड वाटर उनको कहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं कि उसमें जो है वाटर में जो है डिज़ोल्व करते हैं। डिज़ोल्व करने से क्या होता है कि जब हम बॉटल को ओपन करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका उसकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे कम होती है और डिक्रीज कर जाती है। और ये जो है किसके अकॉर्डिंग होता है, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि मतलब जैसे पहले तो प्रेशर बहुत होता है, जैसे ही बॉटल को ओपन करते हैं धीरे धीरे प्रेशर रिलीज हो जाता है। जो बबल्स होते हैं CO2 के वो इस मतलब सॉल्यूशन से एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं। जो सॉल्यूशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ होता है वो बबल्स जैसे जैसे बबल्स फूटते जाते हैं निकलते जाते हैं CO2 रिलीज हो जाती है वहाँ से। जो फैक्टर्स ऑफ डिजॉल्विंग होता है वो क्या होता है कि rate at which a solid solute dissolves in a solution depends on three factors: surface area, striking and temperature, stirring and temperature। तो जो सॉलिड सोलूट डिज़ोल्व करते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर वो डिपेंड करता है तीन फैक्टर के ऊपर। पहला जो होता है सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया होता है सॉल्यूट का, सरफेस एरिया ज़्यादा है मतलब पार्टिकल साइज छोटे हैं मतलब फाइन पार्टिकल्स हैं, या फिर जो है सरफेस एरिया कम है मतलब बड़े पार्टिकल। तो दूसरे नंबर पे आता है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग जो कर रहे हैं हम उसमें स्टीयर से जो है कितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हम कर पाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी जो है उसको डिजोल्व कर लेगा, सॉल्युबलाइज कर लेगा। तीसरा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम किस तरीके से उसका इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो जो कब बढ़ा रहे हैं इस पर डिपेंड करता है डिसॉल्व होना किसी भी सोल्यूट का किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। दूसरा जो है द रेट ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ अनरिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी इफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्स क्विकली और स्लोली डज नॉट अल्टर और डिपेंड ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। जो रेट ऑफ डिसॉल्विंग होता है किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स का वो जो है सॉलिड वो जो है सॉल्युबिलिटी के से जो है कोई रिलेशन नहीं होता उसका। तो जो रेट ऑफ डिसॉल्विंग होता है वो अलग मैटर होता है, सॉल्युबिलिटी के अलावा होता है वो। अगर कोई सॉल्यूट बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जा रहा है या फिर बहुत स्लो डिसॉल्व हो रहा है तो वो जो है जो सॉल्युबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है या फिर कोई चेंज नहीं होने देता। ये दोनों बातें होती हैं इसमें। रेट को वो चेंज नहीं होने देता और ये पूरी तरीके से जो है ना तो ये अल्टर करता है ना ही डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, रेट ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ एनी सोल्यूट इन एनी सॉल्वेंट। सरफेस एरिया की बात करते हैं तो जो अगर मान लीजिए ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ सोल्यूट पर यूनिट मास द क्विकर इट विल डिसॉल्व। अगर पर यूनिट मास के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा किसी सॉल्वेंट के अंदर।
Solubility is related to, yes, A by इक्वेशन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इक्वेशन। स्टीयरिंग की बात करते हैं कि डिजॉल्विंग हैपेंस एट द सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट। दूसरा, कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज इंक्रीज बाय स्टीयरिंग। जो डिफरेंस होता है, जो कांटेक्ट होता है सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में, वो स्टीयरिंग के द्वारा बढ़ाया जाता है। बढ़ता कैसे है कि पार्टिकल साइज जितने छोटे होते जाएंगे उनकी बीच की दूरी जो है बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर की बात करते हैं, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, रेट जैसे रेट किसी भी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं तो उसका जो है टेम्परेचर अपने आप जो है थोड़ा सा बढ़ने लगता है अगर स्टीयरिंग कर रहे होते हैं तो। जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेज़ मूव करते हैं और वो बहुत जल्दी जो है सॉल्यूट के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। अब जो है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है सॉल्बिलिटी के ऊपर, जैसे कि जनरली सॉल्बिलिटी में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्बिलिटी बढ़ती है फॉर सॉलिड्स। दूसरे में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्बिलिटी बढ़ सकती है या घट सकती है फॉर लिक्विड और गैसेस। दोनों कंडीशन आती हैं लिक्विड और गैसेस में, सॉल्बिलिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगला क्या है कि बट नॉट फॉर सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, द साइन ऑफ डेल्टा एच changes, therefore opposite temperature effect exists for the same compound। कुछ ऐसे जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो है डेल्टा एच फाइव जो होता है वो चेंज हो जाता है, डेल्टा एच एस जो है वो चेंज हो जाता है सरफेस का, और जो है टेम्परेचर जो है अपोजिट इफेक्ट जो है करने लगती है सेम कंपाउंड के ऊपर। जो इन्फ्लुएंस है टेम्परेचर का वाटर सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ये क्वांटिटेटिवली होता है और इसको जो है हम डिस्क्राइब करते हैं वांट हाफ इक्वेशन के द्वारा। इन सी सैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अंडर ब्रैकेट आर टी प्लस कॉन्स्टेंट इन इन जो है सी सी सैट टी टू अपान सी सैट टी वन इज इक्वल टू डेल्टा एच अपान आर इंटू वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। इस तरीके से जो है हम अब जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में जो है कॉमन आयन इफेक्ट। अगर कोई आयन ऐसा है जो इक्विलिब्रियम में आ गया है और उसको जो है सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है, ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ और जो है सॉल्युबिलिटी, जो साल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। इस तरीके से ये होता है। अब जो है इफेक्ट ऑफ एडिटिव्स ऑन सॉल्युबिलिटी कैसे होता है, तो एडिटिव्स इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को बाय अफेक्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ वाटर और सॉल्वेंट इंटरेक्टिंग विद सोल्यूट इंटरेक्टिंग विद सॉल्वेंट। तीन तरह से जो है एडिटिव्स इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी को। इसमें जो है ये तीनों स्ट्रक्चर ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, interacting with solute, interacting with solvent, salting in और out क्या होता है। Gases are often liberated from solution in which they are dissolved by the introduction of the electrolytes such as NaCl and sometimes by non-electrolytes such as sucrose. This phenomenon is known as salting out. Salt that decrease
the solubility are said to salt out of the solid। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन से जो है बहुत सारी गैसेस लिबरेट होती हैं। जब जो है कोई इलेक्ट्रोलाइट में जो है कोई इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सुक्रोज है उनको डिज़ोल्व करते हैं और इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। तो इस फिनोमेना को जो हम कहते हैं साल्टिंग आउट। ठीक है, दिस फिनोमेनन इज नोन एज साल्टिंग आउट। जो साल्ट जो है सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करते हैं उनको जो हम साल्ट आउट ऑफ द सॉल्यूट कहते हैं, और जो सॉल्ट जो है सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, है ना, उनको जो है साल्ट इन द सॉल्यूट कहते हैं, और इस फेनोमेनन को साल्टिंग इन कहते हैं। अब जो इफेक्ट होता है सॉल्यूट एडिटिव का सॉल्युबिलिटी के ऊपर, वो जो है क्वांटिफाई करते हैं हम सेट्स-चे-नौ इक्वेशन के द्वारा log S अपान SA इज इक्वल टू KCA। SA जो होता है, SA जो होता है वो सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ एन एडिटिव, S जो होता है सॉल्युबिलिटी इन एब्सेंस ऑफ एन एडिटिव, CA जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ एडिटिव, K जो होता है साल्टिंग कोफिशिएंट होता है। अगर K जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट इंक्रीजेज बाय एडिटिव। दूसरा K अगर निगेटिव होता है, दैट मीन्स एक्टिविटी कोफिशिएंट डिक्रीजेज बाय एडिटिव। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हाइड्रोट्रॉफी क्या होता है? हाइड्रोट्रॉफी जो होता है वो किसी एक सोल्यूट का, है ना, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना बाय द एडिशन ऑफ किसी एक जो है किसी भी जो है किसी भी सॉल्यूशन में जो है सॉल्युबिलिटी का इंक्रीज करना, किसी सॉल्यूट की का जो है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना जो है ना, जैसे कि कोई सॉल्यूट और हमने एडिशन में डाल दिया तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई वाटर के अंदर या फिर सॉल्वेंट के अंदर, उसको हाइड्रोट्रॉफी कहते हैं। इसका एग्जांपल है बेंजोइक एसिड solubility in water is increased by sodium benzoate and decreased by addition of sodium chloride and potassium chloride। जो बेंजोइक एसिड होता है उसकी वाटर में जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जब सोडियम बेंजोएट उसमें ऐड करते हैं, और सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड जैसे ऐड करते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जो पीएच का इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के अंदर, जो आयनाइजेबल ड्रग्स होते हैं उनके अंदर, इसके बारे में जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।